जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन छात्र छात्राओं के लिए भी यह वीडियो जो है बेहद उपयोगी है। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले आप दोनों वीडियो को नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो क्या कर रहा है समझिए। देखिए, प्रश्न जो है काफी अच्छा है, ठीक है ना। इसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में क्या है कि द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया था कि आपको स्थापित किया। क्या किया? स्थापित किया। देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है समझिए कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया था कि आपको स्थापित किया था। तो देखिए, तो यहाँ से जो ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके बाद है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, उसके बाद कह रहा है कि आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट आपको 1861। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था कि आपको केंद्र में जो था वो आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। फिर यहाँ से बहुत सारे आपके ऑप्शन है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि आपको प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? प्रांतों में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत लगा था, तो क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। और केंद्र में जो द्वैध शासन लगा था वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आपको प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो आपको क्या होता है कि आपको केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। और आइए इस एक्ट की जो कुछ विशेषताएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था कि आपको केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसी के द्वारा क्या हुआ था कि आपको प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन जो था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि भारत परिषद जो था, क्या था? भारत परिषद। इस भारत परिषद को क्या कर दिया गया था? आपको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज आप यहाँ से और याद रख सकते हैं, क्या जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही सबसे पहले अखिल भारतीय संघ, क्या है? अखिल भारतीय जो संघ है उसको स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ, ठीक है ना। तो ये सब स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था वो आपको किस एक्ट में? तो कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो देखिए, तो वहीं आपका 21 नंबर प्रश्न करा है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? केंद्र की बात जब भी आएगी तो हो जाएगा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू हुआ था वो आपको कब लागू हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो था आपको लागू हुआ था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तहत क्या हुआ था 1909 के द्वारा कि आपको मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का जो था वो आपको अधिकार मिला था। तो इससे आप याद रखिएगा कि मुस्लिमों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, वह जो मुस्लिमों को दिया गया था वह किस एक्ट के द्वारा था? क्या कहेंगे जानते हैं? 1919 के जो आपको भारत परिषद अधिनियम था, ठीक है ना, उसके द्वारा, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा? तो वह आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है समझिए इसे। देखिए, कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डॉडर द्वारा किया गया था।
अभी समझा है कि एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान किया गया था वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है आपसे पूछा भी जा रहा है, ठीक है ना, तो इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए, तो ऑप्शन क्या रहा है, ए में 1909, उसके बाद 1919, उसके बाद जो है 1935। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं, 1935। तो 1935 में क्या हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो आपको आया हुआ था, और इसी एक्ट में क्या हुआ था कि इस बात का प्रावधान किया गया था, क्या जानते हैं, कि आपको भारत में अखिल भारतीय संघ जो होंगे वो आपको स्थापित किए जाएंगे। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद है 1919 में जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, क्या आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन जो था उसे लागू किया गया था। उसके बाद है आपको 1919 में जो कि आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इसके द्वारा क्या हुआ था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो था वो आपको दिया गया था। तो आपका प्रश्न कर रहा है कि संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था वो भारत सरकार अधिनियम डोडो द्वारा किया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, और जहां भी दिक्कत हो आप लोग हमें बताएंगे। चलिए, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जो थी प्रांतीय स्वायत्तता थी, यानी कि प्रांतों को जो था वो विशेष रूप से जो आजादी दी गई थी वो आपको किस अधिनियम के द्वारा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है 1935 का जो अधिनियम उसके द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, और उसके बाद कह रहा है 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा कि कौन सा एक्ट आया था, तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी के द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतों को जो थी वो आपको स्वायत्तता जो थी वो आपको दी गई थी। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर 1919 के जो अधिनियम है, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही क्या हुआ था कि आपको आया था, और इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। इसके अलावा जो आपको क्या है कि जो मतलब मताधिकार की जो सीमा है उस मताधिकार का क्या किया गया कि सीमा का विस्तार किया गया। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मताधिकार जो है अधिक से अधिक लोगों को देने का क्या किया गया, किस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया, किस में जानते हैं, 1919 के अधिनियम द्वारा। इसके अलावा आपको क्या था कि कई सारे समुदायों को पृथक निर्वाचन प्रणाली देने का प्रावधान किया गया, जैसे एंग्लो इंडियन, इसके अलावा आपको यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन, ईसाई, क्या है, ईसाई, इन सबके जो थे वो आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था उसको देने का क्या हुआ था कि आपको प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम। तो इसको आपको याद रखना है। फिर आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसके द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिमों को क्या हुआ था जानते हैं कि आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था वो आपको मिला हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और 1919 के इस अधिनियम को हम लोग कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो, क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको जानना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है भारत में कब पेश किया गया था, तो क्या कहेंगे 1909 में, और इसके द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो अधिकार था वो दिया गया। इसके बाद है 1858 के अधिनियम। तो इसके द्वारा देखिए कि आपको क्या हुआ था, भारत सचिव का जो पद है, क्या है, भारत सचिव का पद वह आपको सृजित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको भारत परिषद जो है इसे भी सृजित किया गया था 1858 के जो एक्ट था उसी के तहत, यानी कि 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम थे उसी के द्वारा क्या हुआ था जानते हैं कि आपको भारत परिषद को और भारत सचिव को सृजित किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो भारत परिषद है इसको कब समाप्त कर दिया गया। तो देखिए, तो ये जो भारत परिषद है इससे 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि आपको समाप्त कर दिया गया था। तो 1935 में कौन सा अधिनियम आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। जबकि आपको 1947 में भारत सचिव के पद को क्या होता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। 1858 के अधिनियम के द्वारा ही भारत से क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो भारत का क्या था कि गवर्नर जनरल था, क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, उसको क्या नाम दे दिया गया,
जानते हैं? तो भारत के गवर्नर जनरल को जो था वो आपको वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय नाम दे दिया गया। और इस प्रकार से जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय जो बने थे वो आपको लॉर्ड कैनिंग बने थे। कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल क्या था? तो 1856 से क्या है, 1856 से 1862 जो है वो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे। तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि आपको प्रांतीय स्वायत्तता का जो था वो आपको प्रावधान किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देंगे कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में। तो इसमें जो मार्ले थे वो कौन थे? तो ये आपको भारत सचिव थे। क्या थे? भारत सचिव थे। जबकि उस समय जो थे मिंटो यह आपको भारत के क्या थे? तो आपको वायसराय थे। क्या थे? भारत का जो वायसराय थे वो आपको कौन थे? तो उस समय जो थे वो आपको यानी कि मिंटो थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। भारत सचिव के पद को कब सृजित किया गया था? 1858 में। भारत परिषद को कब सृजित किया गया था? 1858 में। भारत सचिव को कब समाप्त कर दिया जाता है? तो 1947 में। जबकि भारत परिषद को 1935 के अधिनियम के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अभी इसी क्वेश्चन को जस्ट समझाए हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत में सचिव का पद जो है किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या? तो ये आपको नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा भारत में आपको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को क्या किया गया था? लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, क्योंकि इसी के द्वारा भारत सचिव और भारत परिषद इस दोनों पद को जो था वो आपको सृजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि भारत सचिव, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको भारत परिषद, क्या है? भारत परिषद, इस दोनों पद को जो आपको सृजित किया गया था वो आपको किस अधिनियम के द्वारा? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ठीक है ना साथियों, इसी का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? तो आपको गवर्नमेंट, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी का क्या है कि आपको नाम है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो ये जो देख रहे हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ठीक है ना, तो इसमें जो ये मॉन्टेग्यू है वो आपको कौन थे? तो भारत के सचिव थे। जबकि ये जो चेम्सफोर्ड है वह आपको वायसराय थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो किस अधिनियम की क्या विशेषता है, सारे चीजों को हम लोग जानेंगे। तो ये जो 24 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसमें समझिए। कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? अभी जस्ट इसको समझाएं। कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि 1905, 1909, 1911, 1920। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा, आपको क्या जानते हैं, 1909। क्या हो जाएगा? 1909, यानी कि 25 का सही आंसर भी हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे कुछ और भी वर्ष दिए हुए हैं। तो इस वर्ष से संबंधित हम महत्वपूर्ण घटना को जानते हैं। जैसे 1905 में, तो याद रखिएगा 1905 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि आपको बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि बंगाल का जो विभाजन है वो आपको कब हुआ था, तो क्या कहोगे कि बंगाल का जो विभाजन है वो आपको 1905 में हुआ था। और इस समय जो आपको भारत के जो आपको क्या थे कि मतलब वायसराय थे वो आपको कौन थे? तो इस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड कर्जन थे। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए भारत, ये जो बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था? तो आपको लॉर्ड कर्जन ने। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना, यानी कि बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो आपको कहां से कहां तक है यह जान लीजिए। तो लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से आपको क्या है कि
1905 तक जो था वो आपको क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। शासन नहीं कहेंगे कि यह गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन जो किया था कौन किया था, तो आपको लॉर्ड कर्जन ने। तो साथियों इसको अच्छे से याद रखना है। फिर 1911, तो 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, बंगाल विभाजन जो होता है वो आपको रद्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। फिर आपको 1920, तो 1920 में याद रखिएगा आपको असहयोग आंदोलन जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, शुरू होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि असहयोग आंदोलन जो है वो आपको कब शुरू हुआ था, तो क्या कहोगे, 1920 में शुरू हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है, 1900 कितना में, तो आपको 11 में। उसके बाद 1909 में क्या हुआ था, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था वो आपको पारित हुआ था। इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है ना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो देख रहे हैं बंगाल का विभाजन जो किया था, कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो था वो आपको क्या था जानते हैं, ये जो मतलब बंगाल का जो मतलब बंगाल कहते हैं भारत का जो ये क्या था जानते हैं कि आपको जो वायसराय था वो कब से कब तक था, तो 1899 से लेके 1905 तक जो था वो आपको लॉर्ड कर्जन जो था वो क्या था जानते हैं, तो आपको भारत का जो था वो आपको वायसराय था। क्या था, भारत का वायसराय था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय कब तक था, तो 1899 से 1905 तक, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है समझिए। चलिए पहले इसको स्लाइड कर लेते हैं, क्या कह रहा है समझिए। हाँ 26 नंबर प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है समझना है। देखिए कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था, क्या था, उद्देश्य था वो क्या था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी बताए थे कि मार्ले मिंटो जो सुधार है उसका उद्देश्य क्या था। कह रहा है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु क्या करना, कि आपको तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। और पृथक निर्वाचन प्रणाली किसको दिया गया था, तो आपको मुस्लिम को दिया गया था। किसको दिया गया था, मुस्लिम को। तो ये जो देख रहे हैं आप 26 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ये हो जाएगा। अब इस पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको इस पर पहले भी आपको चर्चा हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार जो था वो आपको क्या था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सबसे पहले जान लीजिए कि आपको पारित कब हुआ था। तो देखिए, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है यह जो पारित हुआ था वो आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको यानी कि 19 में, क्या है 1919 में। तो याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, 1919 में, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कह रहा है किसका प्रावधान क्या था, तो कह रहा है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो यही हो जाएगा कि आपको प्रांत में क्या था कि द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन लागू किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर द्वैध शासन किसको कहते हैं, तो जब एक ही जनता दो अलग अलग लोगों के द्वारा प्रशासित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वैध शासन कहते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत में कंपनी काल में जो द्वैध शासन लागू किया था वो आपको कौन किया था, तो कंपनी काल में जो द्वैध शासन लागू किया था वो आपको रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, कि आपको लागू किया था। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। क्या थे, प्रथम गवर्नर। इसी में पूछ लिया जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो जो कुछ बोलते हैं अगर आप उसे कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, उसका अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले एक भी प्रश्न जो होंगे वो आपको नहीं छूटेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ, क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ जो है स्थापित करने का, क्या है, स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पे स्थापित होगा, यहाँ पर कुछ जो है टाइपिंग मिस्टेक है, बस उस चीज को आपको नहीं देखना है, आपको कंटेंट देखना है कि कंटेंट हमारा क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्थापित, क्या हो जाएगा, स्थापित, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
अगस्त प्रस्ताव 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो था किया गया था। लेकिन इस अखिल भारतीय संघ में क्या हुआ था कि आपको जो देसी रियासत है, देसी रियासत जो था शामिल नहीं हुआ, इस वजह से अखिल भारतीय संघ जो है वो आपको स्थापित नहीं हो सका। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में 8 अगस्त का वो दिन था, पेश किया था उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने पेश किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव क्यों पेश किया था? तो भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ आपको क्या है, इंडिया एक्ट 1935। देखिए इसमें दो ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए तो इस प्रश्न का सही आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ये देना चाहिए था, नहीं दिया। देखिए उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है ना। तो ये जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव है कब आया था? तो 1946 में। तो यहाँ से डेट के साथ पूछेगा तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना जो है वो आपको क्या हुआ था कि भारत आया था। और कैबिनेट मिशन योजना में आपको 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। देखिए कौन कौन थे? तो एक थे आपको क्या कहते हैं कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफर्ड। क्या है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिप्स कहेंगे। इसके अलावा एक जो हो जाएंगे वो आपको एवी अलेक्जेंडर। कौन हो जाएंगे? एवी अलेक्जेंडर। क्या है? एवी अलेक्जेंडर। और एक जो हो जाएंगे वो आपको पैथिक लॉरेंस। क्या हो जाएंगे? पैथिक लॉरेंस। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष जो थे वो आप कौन थे? तो वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन भारत आया कब था? 24 मार्च 1946 को। यह क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव की घोषणा जो होता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड इटली के द्वारा 15 मार्च 1946 को घोषित किया जाता है। और भारत आने पर इसी को कैबिनेट मिशन का नाम जो होता है दिया जाता है। इस मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे ना, सब के सब जो थे वो आपको ब्रिटिश संसद में जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कैबिनेट स्तर के क्या थे कि आपको मंत्री थे। और ये जो पैथिक लॉरेंस थे ये आपको भारत के सचिव थे, जबकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो आपको नौसेना मंत्री थे। तो इन तीनों जो थे कैबिनेट मिशन को लेकर क्या हुआ था कि भारत आया था। और कैबिनेट मिशन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था साथियों वो क्या था समझिए, तो वह था भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करना और साथ साथ भारत के संविधान का निर्माण करना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम बात जो है वो आपको लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नहीं समझ में आएंगे तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों तो देखते हैं कि आपको क्या समझना है। देखिए कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध जो था किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आवाज का थोड़ा सा साथियों प्रॉब्लम है। कारण क्या होता है जानते हैं कि आपको 9 ऑफलाइन बैच लेने के बाद अभी फिलहाल जो है वो आपको क्या होता है कि आपको ये जो होते हैं ऑनलाइन बैच लेने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा आवाज में जो होती है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग इसे क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, ठीक है ना। और आपको कंटेंट से मतलब है, क्या है? कंटेंट से मतलब रखना है, ठीक है ना। चलिए साथियों तो देखते हैं थोड़ा सा क्या हमें समझना है। आइए देखिए यहाँ कह रहा कि साइमन कमीशन, अरे भाई तू भाग क्यों रहे हो, हम तुम्हें भागने न देंगे। और देखो तू मान मेरी बात, तुझे जाने ना दूंगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि साइमन कमीशन का भारत में क्या हुआ था जानते हैं कि आपको जोरदार विरोध जो था किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? ऑप्शन ए कह रहा है 1926 में, 1930 में, 1932 में और आपको 1935 में। तो देखिए तो साइमन कमीशन से जुड़े हुए हम आपको सारी बातें जो है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि आपको साइमन कमीशन की जो है वो आपको नियुक्ति, तो बच्चों साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो आपको 1927 में। फिर यहाँ से आएगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। डेट कहेंगे 3 फरवरी 1928। और साइमन कमीशन ने क्या किया था जानते हैं कि अपनी जो रिपोर्ट दिया था वह आपको 1930 में दिया था। कितना में दिया था? 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो एक लाइन में समझना है कि सर साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि इसका कार्य था कि जो भारत में संवैधानिक विकास है उसकी क्या करना है कि आपको जांच करना है। यानी कि भारत में संवैधानिक विकास की क्या है, भारत में संवैधानिक विकास की जांच करने के लिए, क्या करने के लिए?
भारत में संवैधानिक विकास की जांच करने के लिए ही क्या हुआ था कि आपको ये जो साइमन कमीशन है वो आपको क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था उसी समय उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस एक्ट की समीक्षा 10 वर्ष बाद की जाएगी। लेकिन भारत की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही क्या होती है कि आपको कर दी जाती है। तो वहीं आपका प्रश्न गढ़ा कि साइमन कमीशन का भारत में जोरदार विरोध किया गया, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? तो देखिए, तो इसने अपनी रिपोर्ट जो पेश किया था वो आपको 1930 में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसके सभी सदस्य 7 तो इसमें सदस्य थे और सभी के सभी सदस्य जो थे बच्चों वो आपको कौन थे जानते हैं? तो सभी के सभी सदस्य इसके जो थे वो आपको अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है जानते हैं? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है व्हाइट कमीशन। क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन। क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन कहा जाता है, या इसी को कहते हैं हम लोग गोरे कमीशन। क्या कहते हैं? गोरे कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया था कि आपको विरोध किया था। साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा था तो वहां पर लोग जो थे काले पट्टी बांधकर इसका विरोध किए थे। इसके अलावा लाहौर में लाला लाजपत राय ने भी इसका जबरदस्त क्या किए थे कि आपको विरोध किए थे। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय को सर पे क्या हुई थी कि आपको गहरी चोट जो थी आपको आई थी, और गहरी चोट के 1 माह बाद ही इनकी क्या हो जाती है कि आपको देहांत हो जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या कह रहा है समझिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी जो है आपको विशेष व्यवस्था जो है वो आपको इंग्लैंड से जो है वो आपको ली गई है, ठीक है ना। तो देखिए इसके बारे में कल भी हम लोग चर्चा किए थे। तो देखिए, तो एक है आपको संसदीय शासन प्रणाली। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको ब्रिटेन से। तो आपसे तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। फिर कह रहा है संघीय प्रणाली। तो भारत की जो संघीय प्रणाली है वो आपको कनाडा से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। उसके बाद है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो कि आपको अमेरिका से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है ना। तो ये जो सर्वोच्च न्यायपालिका है यह भी आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो देखिए, तो भारत का संविधान का जब निर्माण हुआ था तो दुनिया के विभिन्न देशों के अच्छी अच्छी संविधानों का क्या किया गया था कि आपको अध्ययन किया गया था, ठीक है ना। और उसी में से जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे उसको हमने क्या किया कि कॉपी किया। लेकिन कॉपी करने के बाद उसे हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से क्या किया कि अपने संविधान में शामिल किया और अपने अनुसार उसे हम क्या किए कि आपको बनाए। तो इन चीजों को आपको साथियों अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो देखिए इंग्लैंड से और भी क्या क्या चीज लिया गया है। तो देखिए, तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके अलावा आपको एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता यह कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटेन से, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है? विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है यह आपको ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। तो इन चीजों को याद रखना है। इसके अलावा आपको विधि के समक्ष संरक्षण क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण क्या है? विधि के समक्ष जो है संरक्षण, कहने का मतलब हुआ, सॉरी संरक्षण कहते हैं, विधि के समक्ष समानता कहिए। क्या कहिए? समानता। यह आपको ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा आपको रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आपको विधि का शासन, जो कि आपको कहां से लिया गया है? तो क्या कहेंगे आपको? इंग्लैंड से। विधि निर्माण की प्रक्रिया इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो आपको इंग्लैंड से। एकल नागरिकता इंग्लैंड से। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से। इसके अलावा सर्वाधिक मतों के आधार पर हार जीत का फैसला वो आपको इंग्लैंड से। और यहाँ पर आपको एक चीज आया, विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखिए विधि के समक्ष जो संरक्षण है ना वो आपको अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। देखिए याद रखिएगा, विधि के समक्ष क्या है? समक्ष जो संरक्षण है क्या है? संरक्षण है वो आपको कहां से लिया गया है जानते हैं? तो विधि के समक्ष जो संरक्षण है वो आपको अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको फंसा देगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है कि विधि द्वारा क्या है? द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है साथियों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो देखिए, तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ठीक है ना,
यह आपको जापान से लिया गया। कहां से लिया गया है? जापान से। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो विधि वाला जो भी प्रश्न पूछेगा ना, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। फिर पूछेगा कि विधि के समक्ष संरक्षण, तो वह आपको अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह कहां से लिया गया है? तो यह भी जो आपको लिया गया है वह आपको जापान से। कहां से? जापान से। तो देखिए, तो वही 30 नंबर प्रश्न कर रहा था कि भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था जो इंग्लैंड से ली गई है, तो कौन कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, विधि निर्माण, विधि के समक्ष समानता, रूल ऑफ लॉ जो के वी डैश ने दिया था। तो ये सारे चीज जो है वो आपको कहां से लिया गया है? तो वो आपको ब्रिटेन से लिया गया। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद करना है। उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस सेशन को साथियों हम यहीं पे विराम देंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।